सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं ब्रिटिश नॉवल की सीरीज़। इससे पहले हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ब्रिटिश ड्रामा एंड ब्रिटिश पोइट्री की सीरीज़। आई नो आप लोगों का 23 जून को एग्ज़ाम है, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम हमारा नॉवल का एग्ज़ाम तो 26 को, आप पहले से ही क्यों उसकी वीडियोज़ बना रहे हो। तो आई विल गेट ओनली 2 days बिटवीन दैट एंड आई वोंट बी एबल टू मेक ऑल द वीडियोज़ ऑफ द कम्प्लीट ब्रिटिश नॉवल। दैट्स वाई आई एम मेकिंग द वीडियोज़ अर्ली। आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोग पहले से ये वीडियो देखना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आप एग्ज़ाम टाइम पे भी देखना चाहते हो तो आप तब भी देख सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू, हाउ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 वीडियोस जो ब्रिटिश नॉवल की है वो पहले से देख लो, ताकि उस टाइम पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। एंड आई होप अभी तक आपने ऑलरेडी मेरी सारी ब्रिटिश ड्रामा की सीरीज़ देख ली होगी, तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, ब्रिटिश ड्रामा इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इवन ब्रिटिश नॉवल इज़ ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्ट। इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बाकी जो हमारे ब्रिटिश पोइट्री थी एंड ब्रिटिश ड्रामा थी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इसमें आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको चॉइस होगी कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। एंड कोई भी ऐसा आरटीसी पैसेज आपको नहीं देगा, तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको पहले पहचानना पड़ता था कि कौन सी ये आरटीसी पैसेज किस नॉवल किस ड्रामा या पोम में से लिया गया है। तो इस बार वो हेडेक नहीं है, बट आपको जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रिपेयर करने हैं, तो आपका पूरा का पूरा ब्रिटिश नॉवल क्लियर आउट हो जाएगा। मैं जैसे ही समरी पूरी हो जाएगी टॉम जॉन्स की, उसके बाद आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी एंड यू विल बी शॉक्ड कि हर सारे जितने भी नॉवेल्स है उसमें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए कि टाइटल को जस्टिफाई करो, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, मैरिज का इसमें सीन क्या है वो दिखाओ, या फिर जो मेन कैरेक्टर है उसका क्या रोल है, किस तरीके से वो आगे डेवलपमेंट उसकी होती है। तो इस तरह के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो लोग फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पहले से ही कवर कर लेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से उन सब चीज़ों को लिख कर आ सको। नाउ अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू पीपल, ताकि आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम ये वीडियोज़ आती रहे। सो माई नेम इज़ एकता मुक्कल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस नॉवल टॉम जॉन्स वाज रिटन बाय हेनरी फील्डिंग इन 1749। इसका जो कंप्लीट नेम है, इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स अ फाउंडलिंग। इसमें ये जो वर्ड है फाउंडलिंग, इसका मतलब होता है एक तरह से नाजायज़ औलाद, जिसके पापा का पता ना हो। तो इसके अंदर जो नॉवल है इसमें हमें मेंशन किया गया है कि ये जो टॉम जॉन्स है ये एक प्रॉपर फाउंडलिंग है, जिसके बारे में हमें नॉवल के एंड में जाके पता चलता है कि एक्चुअल में ये है किसकी औलाद। देखो, ये जो नॉवल है ना, ये 18 बुक्स में लिखा गया है एंड हर बुक में बहुत सारे चैप्टर्स है। तो अब हमारे लिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक एक चैप्टर के अंदर की समरी पढ़े, तो हम ना इस पूरे स्टोरी को एक शॉर्ट स्टोरी जैसे पढ़ लेंगे। आपसे ना एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली इस वाले बुक के अंदर इस सीन में क्या हुआ था वो हमें डिस्क्राइब करो, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए, उन कैरेक्टर्स के बीच में एक दूसरे के साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी, एंड ओवरऑल जो वो नॉवल है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मेन उसका आइडिया हो गया, एक जिस्ट आ गया ना, तो आप अपने आप एग्ज़ाम में बना कर लिख सकते हो। आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा हेडेक नहीं होगी, और जो क्वेश्चन आपका आएगा ना वो भी स्ट्रेट अवे ऐसा आएगा जो आपको लगेगा कि हाँ, अगर मुझे इस नॉवल का आइडिया है तो मैं अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट उसमें ऐड करके जो उस क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट है वो लिख सकता हूँ, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस नॉवल का जो नरेटिव स्टाइल है, इट इज़ ऑमनीसेंट नरेटर। देखो, ऑमनीसेंट वर्ड का मीनिंग होता है जिसको सब कुछ पता होता है, जो एक्चुअली हर सीन में सारी जगह मौजूद है एंड हमें वहाँ का एक लाइव टेलीकास्ट बताता रहता है। तो ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं वो जो मेन कैरेक्टर है अपनी स्टोरी अपने हिसाब से बताता है, तो हमें सिर्फ एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। लेकिन जब ऑमनीसेंट सिचुएशन आ जाती है, ऑमनीसेंट हमारा नरेटिव स्टाइल आ जाता है, तो हमें सारे कैरेक्टर्स की सारी सिचुएशन एक ऐसे मान लो जैसे भगवान स्टोरी बता रहे, तो इट इज़ लाइक गॉड लाइक नरेशन, ठीक है, कि हमें सारी चीज़ें A to Z पता चल रही है एंड हर एक डिफरेंट सीन्स की एक साथ हमें नरेशन देखने के लिए मिल जाती है। इस नॉवल का जो जॉनर है, इट इज़ पिकरास्क नॉवल। पिकरास्क का क्या मतलब होता है? देखो, इट इज़ अ जॉनर जिसमें जो नॉवल की स्टोरी होगी उसमें जो मेन कैरेक्टर होगा, जैसे हमारे इस नॉवल में जो कैरेक्टर है टॉम जॉन्स, वो कैरेक्टर ज़्यादातर थोड़ा सा लो बॉर्न होगा, मतलब शायद से गरीब पैदा हुआ होगा या किसी सिचुएशन के साथ
पैदा होगा जिसमें उसे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एंड धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं जिससे वो उसका कैरेक्टर डेवलप होते चला जाता है एंड लास्ट में आते आते काफ़ी पॉलिश हो जाता है। जैसे आपने इंडियन मूवी उड़ान देखी होगी, उसका जो कैरेक्टर था वो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करता है, फिर वो स्ट्रगल करता है, उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एंड लास्ट में वो सक्सेसफुल हो जाता है। सेम ऐसे हमारे इस नॉवल में भी जो टॉम जॉन्स है उसके साथ स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर बीच में बहुत सारे इवेंट्स होंगे एंड धीरे 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 जाके वो लास्ट में एक सेटल अच्छी लाइफ उसको मिल जाती है। नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। सबसे पहला तो हमारा टॉम जॉन्स ही है। तो ये किस तरह का कैरेक्टर है? ये बहुत ही ऐसे चुलबुला इंसान नहीं होता जो बहुत मिस्चीवियस हरकतें करता रहता है, शैतान होता है, बट दिल का बहुत अच्छा है, किसी का बुरा नहीं चाहता। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है सोफिया वेस्टन। ये इसकी टॉम जॉन्स की एक तरह से लव इंटरेस्ट होती है, इसके नेबरहुड में ही रहती है। तो कई बार टॉम जॉन्स जो है इनके घर आता जाता रहता है तो इनकी वहाँ से जान पहचान हो जाती है, तो इन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज स्क्वेयर अलवर्दी। स्क्वेयर अलवर्दी वो इंसान है जो बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा इंसान है, बेनेवोलेंट इंसान है, जो कि टॉम जॉन्स को गोद लेता है क्योंकि टॉम जॉन्स उन्हें मिलता है अपने घर में, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसका गार्जियन कौन है, इसके पेरेंट्स कौन है। तो जो स्क्वेयर अलवर्दी है वो खुद उसे गोद ले लेते हैं एंड उसके गार्जियन बन जाते हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज ब्लिफिल। अब ये ब्लिफिल कौन है? ये स्क्वेयर अलवर्दी की बहन ब्रिजिट अलवर्दी का बेटा है। इसका जो कैरेक्टर है ये बहुत ही डिसीटफुल है, टॉम जॉन से बहुत ही जलता है, उसका बुरा चाहता है एंड कुछ ना कुछ हमेशा मैनिपुलेट करता रहता है लोगों को ताकि ये टॉम जॉन से भी नफरत करने लग जाए बाकी के सारे लोग, स्पेशली स्क्वेयर अलवर्दी। अच्छा, जो स्क्वेयर अलवर्दी है वो बहुत ही रिच आदमी है एंड जैसे ही ये टॉम जॉन्स को गोद ले लेते हैं तो सबको लगता है कि अब सारी प्रॉपर्टी इसे मिलेगी, लेकिन जो ब्लिफिल है ये भी चाहता है कि किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, तो वो हमेशा स्क्वेयर अलवर्दी को भड़काने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट इज पैट्रिच। ठीक है, पैट्रिच जो है इसमें एक बहुत ही ह्यूमरस लॉयल कैरेक्टर है जो टॉम जॉन्स का फ्रेंड बनेगा एंड ये एक स्कूल का हेडमास्टर होता है एंड ये एक तरह से पूरे नॉवल में कॉमिक एलिमेंट डालने के लिए इस कैरेक्टर को रखा गया है। नेक्स्ट इज लेडी बेलेस्टॉन। ये एक बहुत ही मैनिपुलेटिव लेडी होती है, ओल्ड एज होती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं, मतलब इन मिड 40s में लगा लो। तो इसके साथ भी टॉम जॉन्स का अफेयर होता है। टॉम जॉन्स का इस नॉवल में बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर होता है, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको ये नॉवल थोड़ी सी शॉकिंग लगेगी कि एक इंसान जो प्रोटैगनिस्ट है, इसका मेन कैरेक्टर है, वो इतनी सारी लड़कियों से एक साथ कैसे कांटेक्ट में आ सकता है, उनसे प्रॉपर अफेयर रख सकता है। एंड सबसे ज़्यादा शॉकिंग की बात तब लगेगी एक औरत जो स्टार्टिंग में ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो उसकी मदर हो सकती है, वो लास्ट में जाके जब उसे पहचानता नहीं है कि हो सकता है ये मेरी मदर है, तो उसके साथ भी वो उसके लव अफेयर रखता है। तो आई नो ये नॉवल काफ़ी अजीब है, बट दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द नॉवल्स आर रिटन। ये रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखी गई है एक, और आपको जब मैं थीम्स में पढ़ाऊंगी तो यू विल गेट टू नो कि काफ़ी रियलिस्टिक है कि एक्चुअल लाइफ में लोगों के साथ ये सारे इंसिडेंसेस होते हैं। एंड हम क्योंकि इंडियन है, हमारे कल्चर में शायद इतने सारे अफेयर्स देखना बहुत ज़्यादा नॉर्मल ना हो, लेकिन वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट वॉज नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज मिसेस वॉटर्स। अब ये जो मिसेस वॉटर्स है ये जेनी जोन्स होगी, ठीक है, मतलब पहले ये जेनी जोन्स होती है, बाद में ये मिसेस वॉटर्स बन जाती है। जेनी जोन्स ये कब होती है? जब ये स्क्वेयर अलवर्दी के घर पे एज अ सर्वेंट रह रही होती है एंड जब वो क्लेम करती है कि ये जो टॉम है ना ये मेरा बेटा है, एंड स्क्वेयर अलवर्दी उसको गोद ले लेता है क्योंकि वो अपने उसके टॉम के बाप का नाम नहीं बताती कि इसके बाप कौन है। तो वो अब क्योंकि पूरी सोसाइटी में उसकी बदनामी होगी तो वो वहाँ से भाग जाती है अपना जहाँ पे वो काम कर रही होती है। एंड बाद में कई सालों के बाद वो टॉम को मिलती है मिसेस वॉटर्स बनके। जब टॉम मिसेस वॉटर्स की हेल्प करता है, किसी प्रॉब्लम में वो फंस जाती है, तो इनके बीच जो है प्यार शुरू हो जाता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिचुएशन आपको बहुत वियर्ड सी लगेगी, बट दैट्स हाउ इट इज़। सो नॉवल के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक स्क्वेयर अलवर्दी नाम का एक बहुत ही रिच आदमी है, बट बहुत ही बेनेवोलेंट, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा इंसान है, जिसके बेड पे जो है एक छोटा सा बच्चा सो रहा होता है। अब वो वहाँ पे आता है तो वो ऐसे देखता है कि ये किसका बच्चा है, कोई जवाब नहीं देता, तो वो सोचता है कि मेरा अपनी औलाद तो कोई है नहीं, तो क्यों ना मैं इसे गोद ले लेता हूँ। तो अब ये जो बच्चा होता है ये हमारा मेन कैरेक्टर है इसमें, टॉम जोन्स, ठीक है। तो बाकी के जो सारे लोग हैं वो
स्क्वायर अल्वर्दी की जो सर्वेंट है ना उसके ऊपर शक करने लग जाते हैं। जेनी जोन्स उसका नाम होता है कि भाई ये ना इसका बच्चा है, पक्का इसने कहीं ना कहीं कुछ किसी के साथ गलत काम किया है तो इससे इसको बच्चा हुआ है एंड ये किसी को बता नहीं रही है। तो ये सब सुनने के बाद जो जेनी जोन्स है वहाँ से भाग जाती है बिना कुछ बताए कि वो क्यों गई, ये बच्चा सच में उसका है या नहीं। अच्छा, ये स्क्वायर अल्वर्दी के साथ और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स रहते हैं। तो इसमें से एक कैरेक्टर है ब्लिफिल नाम का, ठीक है। जो ये ब्लिफिल है ये काफ़ी ज़्यादा कनिंग इंसान है और टॉम जॉन्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सेम ऐसे इसकी जो माँ है ब्रिजिड अल्वर्दी, वो भी टॉम जॉन्स से काफ़ी नफरत करती है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हमारा जो टॉम है वो काफ़ी ज़्यादा शैतान किस्म का निकलता है, बट बहुत ही दिल का साफ ऐसे उसे दिखाते हैं। वही किसी से पर्सनली वो किसी से बैर नहीं रखता, किसी का बुरा नहीं चाहता। एंड साथ ही साथ वो जो उसका नेबरहुड होता है जहाँ पे हमारे स्क्वायर वेस्टर्न जी रहते हैं, उनकी बेटी होती है सोफिया वेस्टर्न, उसको ये बहुत पसंद करता है टॉम जॉन्स, एंड सोफिया वेस्टर्न भी टॉम जॉन्स को काफ़ी पसंद करती है। अब इसी बीच जो है न्यूज़ आती है कि एक मॉली नाम की लड़की है जिसका टॉम के साथ अफेयर था। अफेयर तो क्या मतलब सेक्सुअल उनका काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रहा। तो मॉली बताती है कि भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अब जैसे ही उसके प्रेगनेंसी होने के बाद प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सामने आती है तो जो ये ब्लिफिल है ये इस खबर का बहुत फ़ायदा उठाता है एंड स्क्वायर अल्वर्दी के जाके कान भर देता है कि देखो आप जिसको अपना बेटा कह रहे हो ना ये तो एक नंबर का नालायक निकला, आपकी समाज में बेइज्जती करा दी, एक लड़की प्रेग्नेंट कर दिया। एंड सेम ऐसी दूसरी साइड पे जो सोफिया वेस्टर्न है वो जैसे ही इस खबर को सुनती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई मैं तो इससे प्यार करती थी, ये तो किसी और के साथ अफेयर में पड़ा हुआ है। तो जो पहले तो जो स्क्वायर अल्वर्दी है ये अपने घर से टॉम को गुस्से में निकाल देता है कि तू मेरे बेटे होने लायक नहीं है, तूने मेरा नाक कटा दिया। अब घर से निकाले जाने के बाद जो हमारा टॉम होता है उस बेचारे का दिल बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है एंड वो अपना जो जगह होती है सॉमरसेट उसको छोड़ के लंदन आ जाता है एंड वहाँ पे अपनी नई जर्नी शुरू करता है। अब दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो सोफिया है वो अभी भी कहीं ना कहीं टॉम से ही प्यार करती है, बट उसका जो पापा है स्क्वायर वेस्टर्न वो चाहता है कि मेरी बेटी की शादी उस इंसान से हो जो स्क्वायर अल्वर्दी की प्रॉपर्टी का मालिक बने, ठीक है। तो उसको लगता है अब टॉम जॉन्स तो चला गया तो जो ये ब्लिफिल है इसको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये अपनी बेटी के पीछे पड़ जाता है कि तू है ना ब्लिफिल से शादी कर। वो मना कर देती है तो इसके पापा बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। तो सोफिया जो है वहाँ से भाग जाती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। एंड वो भी भाग के कहाँ पहुँच जाती है, लंदन पहुँच जाती है। अब दोबारा से हमें टॉम की कहानी दिखाई जाती है कि टॉम एक औरत को बचाता है किसी डेंजर से एंड इस औरत का नाम होता है मिसेस वॉटर्स, जो कि एक्चुअल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मिसेस वॉटर्स कौन है, वही जेनी जोन्स जो स्टार्टिंग में ये प्रेडिक्ट की जा रही थी कि वो टॉम जॉन्स की माँ है। अब ये मिसेस वॉटर्स को बचाता है टॉम जॉन्स एंड इनके बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे कॉमिक एंड डेंजरस इसमें एपिसोड्स दिखाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे एपिसोड्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें एक कैरेक्टर हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ पार्ट्रिज, जो कि टॉम जॉन्स का बहुत अच्छा दोस्त बनता है। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमिक एलिमेंट की तरह उसे यूज़ किया गया है इस नॉवल के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि हमारा जो ये टॉम है ये एक लेडी बेलेस्टॉन नाम की औरत के साथ भी उसका लव अफेयर शुरू हो जाता है। बट जैसे ही टॉम को पता चलता है कि सोफिया वापस आ गई है, यहाँ पे लंदन में ही है एंड उसको ढूंढ रही है, तो ये लेडी बेलेस्टॉन से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे एक तरह से मैरिज प्रपोजल दे देता है। एंड क्योंकि ये जो औरत है लेडी बेलेस्टॉन वैसे तो ये बहुत चालाक है, बहुत मैनिपुलेटिव है, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती टॉम से, तो ये एकदम से डर जाती है, घबरा जाती है। एंड सोफिया जो है उससे लगता है कि जो टॉम है ये तो लेडी बेलेस्टॉन से प्यार करता है, उसको शादी का प्रपोजल दे रहा है, तो ये मेरे से कहाँ प्यार करने वाला है। उससे पहले भी उसका वो वाला रूमर आया था जिसमें वो मॉली के साथ अफेयर में था, मैं फिर भी इससे प्यार करती रही, इसने बोला कि उसका और किसी के साथ अफेयर है तो मैंने मान लिया। बट इस बार ये तो मेरे सामने ही मैरिज का प्रपोजल दे रहा है दूसरी औरत को, तो अब मैं कैसे विश्वास करूँ। तो टॉम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये लेडी बेलेस्टॉन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, बहुत चालें चलती है कि किसी भी तरीके से उसे अपनी
चंगुल में रखा जाए। अब ऐसे ही एक फिट्जपैट्रिक नाम का आदमी होता है जिसे ऐसा डाउट होता है कि मेरी वाइफ का अफेयर इस टॉम के साथ है, तो वो उससे प्रॉपर झगड़ा करने के लिए आ जाता है। झगड़ा तो क्या इनका इतना बढ़ जाता है कि जो टॉम है ये उसके ऊपर इस तरह का वार करता है कि सबको लगता है ये फिट्जपैट्रिक मर गया। अब ब्लिफिल इसी ताक में होता है कि उसे कोई एक मौका मिले जिससे उसको और ज़्यादा उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा सके एंड उसको जेल में डलवा देता है कि तूने तो उस आदमी की हत्या ही कर दी है, वो मर चुका है एंड अब तू जेल में सड़। अब ये सारी बातें वो अलवर्दी को बताता है कि देखो तुम्हारे जो ये बेटा बना घूम रहा है इसने ना एक आदमी का जो है हत्या भी कर दी। तो अलवर्दी उससे और ज़्यादा नफरत करने लग जाता है। अब लास्ट पार्ट में जितने भी सारे राज थे वो खुलते चले जाते हैं। सबको पता चलता है कि जो ये मिसेस वॉटर्स है यही बेनी जोन्स है। तो जो मिसेस वॉटर्स है ये अलवर्दी के पास जाती है एंड ये बताती है कि आपका जो ये भतीजा है ब्रिजेट अलवर्दी का बेटा ब्लिफिल, इसने ये सारी चालें चली है। वो जो फिट्जपैट्रिक है वो अभी भी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है, तो आप टॉम को जो है जेल से बाहर निकलवा दो। एंड मुझे शुरू से ही पता था जो ये टॉम है ये कभी मेरा बेटा था ही नहीं, मैंने आपको उस टाइम पे बताया नहीं ताकि आपकी बहन की इज्जत बनी रह जाए। आपकी बहन जो ब्रिजेट अलवर्दी है टॉम एक्चुअल में उसका बेटा था। एंड ब्रिजेट की ना कुछ टाइम पहले ही मौत हो जाती है। उस टाइम पे जो स्क्वायर अलवर्दी है उसकी भी तबीयत ख़राब होती है लेकिन वो बच जाता है। बट ब्रिजेट अलवर्दी अभी इस दुनिया में फ़िलहाल जब ये मिसेस वॉटर्स बात कर रही होती है तब वो ब्रिजेट अलवर्दी ज़िंदा ही नहीं होती। ठीक है कि अलवर्दी जो स्क्वायर अलवर्दी है उसको बात कर सके अपनी बहन से कि तूने मुझे उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि ये तेरा बेटा है। अब इस हिसाब से जो टॉम हो गया वो हमारा लीगल एक जायज़ उसका पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। तो ब्लिफिल के भी सारे जितने भी उसने धोखे सबको दिए थे, मैनिपुलेटिव उसने चालें चली थी, वो सब की भी वो भी सामने आ जाती है। एंड जो स्क्वायर अलवर्दी है वो अब अपनी उसे प्रॉपर्टी से इनहेरिट वो कर देता है कि भाई मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी में अब कोई हिस्सा नहीं देने वाला, तूने जो है इतना ज़्यादा सबको धोखे दिए है। एंड लास्ट में आके जो सोफिया है उसको उसकी एक मिसेस मिलर नाम की आंट होती है, वो बताती है कि टॉम एक्चुअल में सबसे ज़्यादा सबसे सच्चा तुमसे ही प्यार करता है, बाकी सारी औरतों के साथ उसके ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल अफेयर्स थे। एंड जो लेडी बेला स्टोन है ये तो उसको सिर्फ डराने के लिए उसने मैरिज प्रपोजल दिया था एंड वही औरत एक्चुअली तुम्हारा भी बुरा चाहती थी एंड इसका भी बुरा चाहती थी, वो किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। तो जब सोफिया को ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वो वापस से टॉम के पास आ जाती है। ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है एंड ये वेस्टर्न जो इनका घर होता है वहाँ पे ही रहने लग जाते हैं एंड फाइनली इनके बच्चे हो जाते हैं। एंड फाइनली जो ये नॉवल है ये एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस नॉवल। सबसे पहला हमारे पास हिपोक्रेसी वर्सेस सिंसियरिटी आ जाती है। देखो कौन था हमारे इस नॉवल का विलन, ब्लिफिल। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट था, वो सबके सामने शो ऐसे करता था कि वो सबसे ज़्यादा सिंसियर है, सबसे ज़्यादा हम्बल है, जेंटलमैन है, लेकिन एक्चुअल में वो सबसे बड़ा हिपोक्रेट था। जो बस उसके अंदर ये था कि किसी भी तरीके से मुझे जो है इनकी प्रॉपर्टी मिल जाए अलवर्दी की। एंड दूसरी तरफ हमारा जो टॉम जोन्स था वो वैसे चाहे कितनी ही गलतियाँ करता रहता हो लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था, सबसे बहुत अच्छे से पेश आता था। एंड वो सबसे ज़्यादा सिंसियर था अपनी दोस्ती को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के। इस पे तो कमेंट हम कैसे कर सकते हैं, बट काइंड ऑफ सिंसियर हम उसे कह सकते हैं कि हाँ वैसे किसी का बुरा नहीं चाहता था, वो किसी के लिए कोई ऐसे चालबाजियाँ नहीं बनाता था कि हाँ उस इंसान का बुरा ही हो जाए, जो हमारा कैरेक्टर ब्लिफिल करता था। नेक्स्ट इज वर्च्यू रिवॉर्डेड वाइस पनिश्ड। जो वर्चुअस इंसान था इसमें टॉम जोन्स, उसको लास्ट में आके रिवॉर्ड मिलता है कि वो जो भी चाहता था वो सब उसे मिला। वो सोफिया से शादी करना चाहता, सबसे मेन उसका चाहत यही थी। उसे स्क्वायर अलवर्दी की प्रॉपर्टी से ज़्यादा इतना लगाव नहीं था। जब स्क्वायर अलवर्दी की तबीयत भी ख़राब होती है एंड स्क्वायर अलवर्दी उस टाइम पे अपनी विल में टॉम जोन्स का नाम ना लिख के ब्लिफिल को अपना वारिस घोषित करते हैं, तो टॉम को इतना बुरा नहीं लगता। उसे सिर्फ इसलिए बुरा लगता है कि अलवर्दी की तबीयत क्यों ख़राब होगी। एंड जब अलवर्दी की तबीयत ठीक होती है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, उसकी वजह से भी जो ब्लिफिल है उसको बहुत ज़्यादा उसकी नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। एंड लास्ट में आते आते ब्लिफिल को अपने सारे कर्मों की सज़ा दी जाती है कि भाई अब तुझे इस प्रॉपर्टी में से एक पैसा नहीं मिलेगा, जिसके पीछे वो सबसे ज़्यादा पागल था। एंड हमारे टॉम को जो एक्चुअली वो चाहता भी नहीं था ज़्यादा, बट उसे वो मिल गया ताकि उसकी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाए। तो ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज गुड नेचर, गुड बिहेवियर, एंड ब्लिफिल वॉज पनिश्ड फॉर हिज डीड्स।
ओके, नेक्स्ट इज सोशल क्लास एंड मोबिलिटी। यहाँ पे हमें सोशल क्लास दिखाया गया कि किस तरीके से जो जेनी जोन्स होती है, जब उसके ऊपर सबको वो शक होता है कि भाई ये तुम्हारा बेटा है, तो कोई उसे मौका नहीं देता कि एक तरह से तुम अपने आप को जस्टिफाई करो कि इसमें क्या गलत है, ये वो कुछ भी नहीं। वो इनफैक्ट एक तरह से यूज़ की जाती है कार्ड की तरह। जो कौन यूज़ करता है उसको, जो ब्रिजिट एलवर्दी होती है। ब्रिजिट एलवर्दी का ये बेटा होता है टॉम जोन्स, जो सबके सामने स्टार्टिंग में आने नहीं देती। तो जस्ट बिकॉज जेनी जोन्स उनकी केयर टेकर होती है, घर में मेड होती है, तो उसको वो यूज़ करते हैं कि तू अपने सर पे ले ले कैरेक्टर के ऊपर कि भाई तेरा कैरेक्टर ख़राब है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैरेक्टर वाली औरत हूँ, तो मैं बची रह जाऊँ। तो यहाँ पे हमें सोशल क्लास दिखाई गई है टॉम की भी एंड जेनी जोन्स के भी एंड पैट्रिज की भी। तो आप काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फेट एंड कोइंसिडेंस। बहुत सारी बार नॉवल में ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर अपने ही जान पहचान वाले कैरेक्टर से मिल रहा होता है बट उसे पता ही नहीं होता। जैसे जो टॉम जोन्स है वो मिसेस वाटर से ही प्यार में पड़ जाता है, ये जाने बना कि ये तो एक टाइम पे इसको मेरी ही माँ करार दिया था कि ये मेरी माँ हो सकती है। तो ये कोइंसिडेंस था नॉवल के अंदर बहुत बड़ा। एंड इसमें किस्मत का रोल दिखाया है कि किस तरीके से जो सोफिया वेस्टर्न है वो भी एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ी हुई है जिसकी लाइफ एकदम उथल पुथल होती रहती है एंड लास्ट में किस तरह से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं एंड वो फाइनली जाके मिल जाते हैं। द लास्ट वन इज़ मॉरल एंड ह्यूमन नेचर सटायर। ये ह्यूमन के जो नेचर है, हमारा इंसान का नेचर होता है, उसके ऊपर एक सटायर भी किया गया है इसमें कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, आप किस चीज़ को सही ठहराते हो इस लाइफ में और किस चीज़ को गलत ठहराते हो। तो इस नॉवल में जितनी भी मैंने आपको समरी में बताया, इतने सारे एक्शंस होते हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं जज करोगे कि ये चीज़ तो टॉम ने गलत करी, यहाँ गलत किया, यहाँ वो हुआ, यहाँ बिलीफुल एक तरह से सही था। तो यहाँ पे एक तरह से सटायर है कि इट शो what you think in your mind. Now we will discuss the important questions related to this novel. देखो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने लास्ट के कम से कम 10 to 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे थे, जिसमें मैंने नोटिस किया एक पैटर्न कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है सारे ब्लॉग्स के, उसमें या तो ये नरेटिव स्टाइल पूछ लेंगे, ठीक है, घुमा फिरा के कि आप नरेटर क्या कहना चाहता है, इसका नरेटिव स्टाइल कैसा है, कि मतलब आप लोगों को लगे कि इन्होंने कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है बट एक्चुअली आपको वही सेम तरीके से ही आंसर करना है। एक और टाइप पूछ लेंगे, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेंगे, या फिर आपसे टाइटल का जो अहमियत है वो पूछ लेंगे, या फिर उस टाइम के हिसाब से ये नॉवल कितनी सही बैठती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड या फिर स्ट्रक्चर पूछ लेंगे आपको उस नॉवल का। तो एंड जो मेन उसकी थीम है वो कैच कर लेंगे कि भाई ये सोसाइटी में इसको जो कैरेक्टर है, जैसे किसी में रेसिज्म हो रही है तो रेसिज्म से रिलेटेड पूछ लेंगे, किसी में फेमिनिज्म का जिक्र है तो उससे वो पूछ लेंगे। तो ये सेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा स्टोरी के अंदर डिवेल्व इन करके घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो बहुत इन डेप्थ स्टोरी पता नहीं चली, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल ऊपर से भी पता चल गया ना कि स्टोरी में हो क्या रहा है, तो भी आप अपने हिसाब से क्रिएटिवली उस आंसर को लिख दोगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कॉमेंट ऑन फील्डिंग स्टाइल ऑफ नरेशन विद रेफरेंस टू टॉम जोन्स, ठीक है। अब टॉम जोन्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑमनिसेंट नरेटर है हमारा, कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक कैरेक्टर पूरी स्टोरी बता रहा है, एक जो ये हमारा ये ऑथर है उसी ने पूरी स्टोरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, जैसे एज इफ ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रूसिव कमेंट्री, मतलब बीच बीच में जो वो है नरेटर है वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करने लग जाता है, उसको फ्लो को तोड़ करके, कि अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे नरेटर दे सके। नेक्स्ट इज़ ह्यूमरस एंड सटारिकल टोन, तो जो यहाँ पे नरेटर है वो खुद से अपने आप को जो कमेंट कर रहा है उसमें और ज़्यादा ह्यूमर ऐड कर रहा है एंड सटायर ऐड कर रहा है उस सिचुएशन के ऊपर। नेक्स्ट इज़ ऑथोरियल डाइग्रेशंस, जैसे मैंने आपको बताया बीच बीच में वो लिटरेचर की बात करेंगे, फिलोसफिकल बात करेंगे, जो यहाँ पे नरेटर है, ठीक है। तो स्टोरी मान लो एक चल रहा है, मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ एंड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बीच में देने लग जाऊँ, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऑथोरियल डाइग्रेशन, कि मैं डाइग्रेस हो गई, एक तरह से जो मुझे स्टोरी बता रही थी उससे मैं मुड़ गई, किसी और डायरेक्शन में बात करने लगी जो उस टॉपिक से रिलेवेंट है बट उस स्टोरी का पार्ट नहीं है, तो इसको हम ऑथोरियल डाइग्रेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट इज बैलेंस्ड प्रोज स्टाइल, इनका जो स्टाइल है पूरा लिखने का काफ़ी क्लियर है, काफ़ी कन्वर्सेशनल है कि किसी भी इंसान को इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज डायडेक्टिव पर्पस, डायडेक्टिव मतलब होता है कि आपको एक तरह से मोरल वैल्यू देना लास्ट में कि आपको लाइफ में इस तरीके से रहना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप अगर नरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेबोरेट अपॉन द थीम ऑफ मैरिज इन टॉम जोन्स। तो हमारे जो ये नॉवल है इसमें कई बार शादी का जिक्र होता है, आपको वो सारे इंसिडेंसेस ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो मैरिज एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब भी शादी होती है तो हर सोसाइटी में ही एक तरह से दो फैमिलीज जुड़ जाती है, दो कम्युनिटीज़ जुड़ जाती है, ठीक है। तो वो उनके बीच में एक अनसेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ भाई अब हमारे सुख दुख में आप हमारा साथ दोगे नाउ बिकॉज वी आर फैमिलीज। नेक्स्ट इज लव वर्सेस कन्वीनियंस, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसमें दिखाया है कि इस नॉवल में स्पेशली एक तरफ तो हम सच्चा प्यार देखते हैं कि टॉम एंड सोफिया का प्यार है, उसमें जो टॉम है वो काफ़ी सारे अफेयर्स भी कर रहा है बट फिर भी सोफिया तो उससे एटलीस्ट सच्चा प्यार करती है। दूसरी तरफ हमें ब्लीफिल को दिखाया जाता है जो अपनी कन्वीनियंस के लिए शादी करना चाहता है जिससे कि उसे सोफिया की प्रॉपर्टी मिल जाए। एंड वहीं हमें सोफिया का जो पापा है वो उसकी भी कन्वीनियंस दिखाई जा रही है कि भाई मेरी बेटी जो ज़्यादा पैसे वाले के पास जाए, फिर चाहे वो किसी से भी प्यार करती हो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए कि इसकी शादी उस इंसान से हो जो ज़्यादा अमीर हो। नेक्स्ट इज पेरेंटल इंटरफेरेंस, कि भाई आज भी हमारे सोसाइटी में कई बार देखने के लिए मिलता है कि पेरेंट्स किस तरह से प्रेशराइज करते हैं इंसान को शादी के टाइम पे। जैसे ये सोफिया थी, इसके पापा ने इसे काफ़ी प्रेशराइज किया कि तू ब्लिफिल से ही शादी कर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो उसे प्यार करती है नहीं करती है आई डोंट केयर। नेक्स्ट इज मोरल सटायर, इस पूरे नॉवल में एक बहुत ही अच्छे से सटायर किया गया है कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों की जो शादी होती है वो अनहैप्पी शादियाँ होती है, वो किसी रीज़न की वजह से होती है, वो प्यार की वजह से नहीं होती, उनमें रियल अफेक्शन नहीं होता है, बस शादी करवा देते हैं जस्ट बिकॉज द पेरेंट्स वांट और द सोसाइटी वांट्स और द सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि बस शादी करवा दो। द नेक्स्ट इज़ आइडल मैरिज, कि लास्ट में जाके इसमें दिखाया जाता है कि फाइनली जो आइडल कपल होता है जिनमें वाकई में एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है उनकी शादी हो जाती है एंड दे हैव अ हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन टॉम जोन्स। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे जितने भी हमारे नॉवेल्स हैं उनसे रिलेटेड देखने को मिलेगा कि फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताओ या फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में बताओ। तो जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे बताऊँगी ना, ये आप काफ़ी सारे पॉइंट्स उनमें भी लिख सकते हो अगर आपको उनकी स्टोरीज अच्छे से याद ना भी आए तो। फर्स्ट पॉइंट हो सकता है वेराइटी ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। हमने इस नॉवल के अंदर डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर्स देखी। सोफिया वेस्टर्न देखी जो बहुत वर्चुअस थी, बहुत समझदार थी, इंटेलिजेंट थी एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार को सीरियसली लेने वालों में से थी, ठीक है। फिर हमने जेनी जोन्स देखी जो एक तरह से मिडिल क्लास औरत थी। मिडिल क्लास से भी हम लोग उसमें बोल देते हैं कि वो दूसरे औरत का भी जो वो है एक तरह से बदनामी अपने सर लेने के लिए तैयार हो जाती है जब सिचुएशन की ज़रूरत होती है एंड फिर वो बाद में अपना नाम चेंज करके कहीं और रहने लग जाती है ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। फिर हमने देखी लेडी बेला स्टोन, वो एक ऐसा कनिंग और ऐसा मॉरली डिग्रेडेड औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा करप्ट, जिसको हम बोल सकते हैं उसकी करप्ट सोल थी कि किसी भी हद तक वो जा सकती है। अच्छा, नॉवल के अंदर एक इंसिडेंस आता है जब वो सोफिया को टॉम से दूर करने के लिए ना किसी एक आदमी को पैसे देके उसका रेप तक करवाने की प्लानिंग करती है। तो इस लेवल की वो कनिंग और जिसे कहते हैं गिरी हुई औरत थी एक नंबर की, ठीक है। और हमने कौन से इसमें फीमेल कैरेक्टर्स देखे, ब्रिजिड अलवर्दी, ठीक है, जो कि हमारे टॉम की माँ थी। उसको पता था कि टॉम उसका बेटा है बट जस्ट बिकॉज वो बदनामी से बचना चाहती थी तो उसने सोसाइटी को नहीं बताया कि ये मेरा बेटा है, खुद अपने भाई को नहीं बताया। अदरवाइज़ हो सकता है उसका भाई उसी टाइम पे उससे नाराज़ होकर उसे हर तरीके से अपने आप से दूर कर देता। तो ये सारे हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मॉली भी थी इसमें, बाकी जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए हैं छोटे मोटे उनका बहुत ही साइड रोल था एंड एक दो का ज़्यादातर इसका टॉम के साथ जो है अफेयर ही दिखाया है, ठीक है। एंड एक तरह की सोशल कमेंट्री है कि उस टाइम पे सोसाइटी में औरतों को किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट मिलती थी एंड मेन जो है उनका रोल सोसाइटी में इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता था, ठीक है। मेन आदमियों को ही माना जाता था कि तुम्हारी वजह से ही जो है घर चल रहा है, उनको इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In what way is 18th century society reflected in Tom Jones? Do you think it is a realistic reflection? So the question is asking कि किस तरीके से 18th century की जो सोसाइटी है वो रिफ्लेक्ट करी गई है टॉम जॉन्स के अंदर, एंड क्या वो पोर्ट्रेयल रियलिस्टिक है या एग्जैजरेटेड है या बिल्कुल भी उससे मेल नहीं खाता. तो अभी हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि कितना ज़्यादा वो सच्चाई से मिलता जुलता है. सो क्लास स्ट्रक्चर उसमें जो दिखाया है कि एक तरफ टॉम जॉन्स है एंड स्क्वायर वर्दी है, वो बहुत ही रिच क्लास के होते हैं. दूसरी तरफ उनके जो सर्वेंट्स है जेनी एंड एक ब्लैक जॉर्ज नाम का भी उनका सर्वेंट होता है. तो उनके अंदर दिखाया है कि किस तरीके से उन्हें रहना पड़ता है, उनको किस तरीके से अपने मालिक की बात माननी होती है. तो यहाँ पे एक क्लास का डिफ्रेंशिएशन हमें स्टार्टिंग में ही नॉवल के देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट इज मैरिज एंड इनहेरिटेंस. तो उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर किस तरीके से मैरिज को लिया जाता था कि मैरिज अगर आपकी बेटी की होगी तो उसको उसके हस्बैंड की वेल्थ तब मिलेगी, उसे रिस्पेक्ट सोसाइटी में तब मिलेगी. तो मैरिज एक तरह से लव का सिंबल होने की बजाय कि वेल्थ आप और किस तरीके से ज़्यादा गेन कर सकते हो, इसका सिंबल था. नेक्स्ट इज़ हिपोक्रेसी एंड मोरालिटी. तो इस टाइम पे भी जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे जैसे ब्लिफिल हो गया या फिर स्क्वायर वेस्टर्न हो गए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी थी. वो अपने आप को दिखाते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लालची थे. एंड जो ब्लिफिल था वो तो बहुत ही ज़्यादा सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ. तो बहुत सारे अमीर लोग जो ऐसे मॉरल वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा देंगे दूसरों को कि हम ये हम वो, लेकिन पीठ पीछे वो उन लोगों का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने में बिलीव करते थे. नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ वुमेन. तो इसमें वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाया कि किस तरीके से वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हुआ करती थी. जब उनकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज़ उनको इतना ज़्यादा कहीं सोसाइटी में कोई पूछेगा नहीं. नेक्स्ट इज़ जस्टिस एंड लॉ. तो यहाँ पे एक तरह से जो टॉम जॉन्स के राइटर है हेनरी फील्डिंग, उन्होंने एक तरह का सटायर भी किया है अब उस टाइम के जो जस्टिस था, लॉ था, कि किस तरीके से कई बार निर्दोष लोगों को भी सज़ा हो जाती थी. जैसे यहाँ पे टॉम जॉन्स को उस इंसान का कत्ल ना करने के बावजूद भी सज़ा हो जाती है. नेक्स्ट इज़ इट अ रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन? येस, इट इज़ वेरी रियलिस्टिक. तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती थी एंड वही बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से इस नॉवल के अंदर पोर्ट्रे किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टॉम जॉन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स एपिसोडिक फॉर्म. तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो नॉवल है ये 18 बुक्स के अंदर लिखा गया है. ठीक है, तो हर एक बुक के अंदर सब चैप्टर्स है बहुत सारे. तो हर एक बुक में जो है इन्होंने एपिसोड की तरह वो बुक लिखी है. जैसे हम अपने सीरियल्स देखते थे तो हम ऐसे बोलते थे ना, आज ये वाला एपिसोड आएगा, आज इस एपिसोड में ये होगा. तो सेम ऐसे ही हर बुक के अंदर एक डिफरेंट एपिसोड चलता है जो ऑथर अपने हिसाब से उसे डिस्क्राइब करते हैं, पूरा उसका उसमें एडवेंचर दिखाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमने नॉवल की समरी में पढ़ी. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है एपिसोडिक फॉर्म. तो ये पूरी जो नॉवल है ये एक तरह से एपिसोड्स की फॉर्म में लिखी गई है. नेक्स्ट इज पिक्रेस्क इन्फ्लुएंस. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये जो नॉवल है इसकी क्या जॉनर होगी, ये पिक्रेस्क फॉर्म में लिखी गई है. पिक्रेस्क मतलब होता है कि जब भी कोई जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से धीरे धीरे डेवलप करता एक इम्प्रूव्ड सिचुएशन में पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट. तो हमने देखा कि किस तरीके से जो टॉम जॉन्स था उसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, फिर धीरे धीरे उसने समझा उसके जो प्यार है सोफिया वेस्टर्न के टूवर्ड्स, तो उसने बाकी सारे अफेयर्स बाद में जो है ख़त्म कर दिए एंड फाइनली सोफिया से जाके उसने शादी कर ली. नेक्स्ट इज सोशल कमेंट्री कि इस प्ले के अंदर डिफरेंट जो सेटिंग्स रखी गई है. पहले स्क्वायर अलवर्दी का जो घर है, बड़ा सारा अच्छा बंगलो है, वो दिखाते हैं. फिर बाद में जब जो टॉम जॉन्स है वो लंदन चला जाता है तो वहाँ पे जो वो सिटी लाइफ जीता है, कितनी प्रॉब्लम से वहाँ पे रहता है, उसको शो करते हैं. नेक्स्ट इज नरेटिव वेराइटी की. तो इसमें नरेटर ने जो है डिफरेंट वेराइटीज़ छोड़ी है. जैसे कि कभी उसने सटायर किया है, कभी उसने कॉमिक रिलीफ दिया है, कभी उसने हिपोक्रेसी को सामने लाया है. तो ये सारे मोरल लेसन्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये
डिफरेंट वैरायटी उसने शो करी है, प्लस इसके साथ एक तरह से यूनिटी भी बांध के रखी है अपने पूरे जो उसने टेक्स्ट लिखा है, जो नरेशन हुआ है उसमें एक कोहेरेंस दिखती है कि मतलब सभी में तालमेल दिखता है। ऐसा नहीं है कि अभी वो किसी एक बहुत कॉमेडी वाली सीन की बात करें और एकदम से बहुत इमोशनल सीन ला देते हैं या फिर एकदम से बहुत ड्रामेटिक सीन ला देते हैं, तो ऐसा शिफ्ट नहीं आता जहाँ पे एकदम से आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गया। तो यहाँ पे यूनिटी भी देखने को मिलती है कि सब स्मूथली ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। So now we have reached the end of this video and I hope you liked it and understood the summary, and if you have any questions, any doubts, please put it in the comment section. I will give you the answer over there and मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।